गुड इवनिंग, वेलकम टू स्कूल लर्निंग। अब हम पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। अध्याय 3 भूमंडलीकरण विश्व का बनना, जो कि हमने पहले पार्ट 1 में पढ़ा था। पार्ट 2 डिस्कस करने से पहले थोड़ा रिवीजन करेंगे हमने किन किन चीज़ों को पढ़ा था पार्ट 1 में, ताकि पार्ट 2 हमें आसानी से समझ आ सके। जो लोग पार्ट 2 पहली बार देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि वो पहले पार्ट 1 देखें, ताकि उन्हें पार्ट 2 अच्छे से समझ में आ सके। चलिए, तो हम पार्ट 1 के बारे में थोड़ा बता दें कि हमने किस किस चीज़ों के बारे में जाना था। तो भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण के बारे में जाना था, विश्व के बारे में जाना था। उसके अलावा हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जाना था और बहुत सारी बीमारियों के बारे में भी जाना था कि हम इससे कैसे बचें और इसकी खोज कब की गई। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर। फिर हमने रेशम मार्ग के बारे में जाना था कि रेशम मार्ग क्या होता है, यहाँ से कैसे लोग आया करते थे, किस तरीके से व्यापार व्यवसाय किया करते थे, जिसमें कि एक पेंटिंग के बारे में यहाँ पे दिया गया है, जो कि आप समझ सकते हैं कि यह चीन की एक गुफा में पेंटिंग को दर्शाया गया है। सिल्क मार्ग 8वीं शताब्दी, गुफा नंबर 217, मेगाओ गाटोज, गंसू, चीन, जो कि चीन में स्थित है। इस पेंटिंग के माध्यम से सिल्क मार्ग के बारे में बताया गया है। चलिए, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हुए चलते हैं, जो कि है भोजन की यात्रा, स्पेघेती और आलू। स्पेघेती का मतलब वही पास्ता, उसके बाद चाउमीन, नूडल्स, यही इसका अर्थ होता है। तो चलिए, अब इसे समझते हुए आगे बढ़ते हैं कि हमारे खाद्य पदार्थ दूर देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के कई उदाहरण पेश करते हैं। जब भी व्यापारी और मुसाफिर किसी नए देश में जाते थे तो आने जाने वहाँ नई फसलों के बीज वो आते थे। संभव है कि दुनिया के विभिन्न भागों में मिलने वाले झटपट तैयार हो रहे खाद्य पदार्थों के को भी साझा किया स्रोत होंगे। आइए स्पेघेती यानी कि नूडल्स का उदाहरण ले लें। माना जाता है कि नूडल्स पश्चिम में पहुँचे और वहाँ उनकी स्पेघेती का जन्म हुआ। संभव है कि पास्ता अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में सिसिली पहुँचा, जो कि इटली का एक टापू है। इस तरह के आहार भारत में और जापान में पाए जाते, इसलिए हो सकता है कि हम कभी यह न जान सके कि उनका जन्म कैसे हुआ होगा। फिर भी इन अनुमानों के आधार पर इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि आधुनिक काल से पहले भी दूर देशों के बीच सांस्कृतिक लेन देन चलता रहा होगा। चलिए, अब इसे हम समझने का प्रयास करते हैं कि भोजन की यात्रा, स्पेघेती यानी कि नूडल्स और आलू की खोज कैसे की गई। तो हम विश्व में रहते हैं, विश्व में बहुत सारे देश रहते हैं, यहाँ पे अलग अलग तरीके के खान पान होते हैं। जिस तरीके से आज हम जानते हैं कि बच्चों को या फिर बड़ों को बहुत सारी चीज़ें, नए नए तरीके के डिश अच्छे लगते हैं, जिसमें कि हम लोग नूडल्स और आलू ये सबके फेवरेट होते हैं। तो इसमें हम जानेंगे कि नूडल्स आया कहाँ से। तो यहाँ पे लिखा भी गया है कि नूडल्स जो है वो चीन के पश्चिमी क्षेत्र से पहुँचे थे। और यहाँ जो है सबसे पहले यह दर्शाया भी गया है कि जब यहाँ पे यात्री आया करते थे तो उन्हें विभिन्न तरीके के जायके को खाने का मौका मिलता था। ये टेस्ट उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता था, उन्हें भोजन अच्छा लगता था। इसके बारे में लोग जानना चाहते रहे होंगे और इसे बनाने का प्रयास भी करते रहे होंगे। जिस तरीके से यह लोगों को पसंद आता गया, उस तरीके से बाज़ार में भी इसकी मांग बढ़ती चली गई। तो हम दुनिया से जुड़ते चले गए और नए नए भोजन के बारे में जानते भी चले गए। हम नए भोजन के बारे में जानते तो हैं, लेकिन कभी भी कोई भी भोजन या कोई भी अन्न, जैसे कि आलू, सोया, मूंगफली, टमाटर, मिर्च, शकरकंद या फिर और अन्य खाद्य पदार्थ, ये कहीं से तो आए होंगे ना। 500 ईस्वी साल पहले ये हमारे पूर्वज इनको जानते तक नहीं थे। सबसे पहले आलू के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है जिसमें कि यह कहा गया है कि यहाँ पे वेनिस का एक पूर्वी विश्व देश से आए चीज़ों की अदला बदली करते थे, जो कि यहाँ पे हुए मार्को पोलो बुक ऑफ मार्वल्स 15वीं शताब्दी का एक चित्र दिया गया है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि लोग कैसे व्यापार व्यवसाय किया करते होंगे। जैसे कि हम यहाँ से जान ले कि यहाँ पे एक व्यापारी और कुछ अन्य भी व्यापारी हैं। देखा जा रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, सामान का लेन देन करते जा रहे हैं। मार्को पोलो के बारे में आपने सुना होगा, यह एक वेनिस का यात्री था जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रा भी करता था और जाता भी था। चलिए, तो हम आलू के बारे में थोड़ा सा जान लेते कि आलू जो है आया कैसे। तो सबसे पहले अमेरिका को तो हम जानते हैं, वो सबसे ज़्यादा विकसित देश रहा है, यूरोप का भी और हमारे पूरे विश्व का भी। अभी भी अमेरिका ही सबसे शक्तिशाली देश है। तो इसका कारण क्या है? सबसे पहले अमेरिका की खोज किसने की? आप सभी जानते हैं, कोलंबस ने की 1498 ईस्वी में। अब यहाँ पे यह जानने को मिलता है कि अमेरिका में आलू किस तरीके से आया। तो अमेरिका में आलू जो है
वो आयरलैंड से कोलंबस ले गया था। अगर कोलंबस आयरलैंड जाता नहीं तो अमेरिका आलू आता नहीं। इससे हम समझ सकते हैं कि आलू जो है वो कोलंबस के द्वारा लाई गई। अब यहाँ पे एक छोटी सी घटना है जिसको बताया गया है कि 1840 ईस्वी में यहाँ पे आयरलैंड में आलू का अकाल पड़ा था, क्योंकि उस समय आलू की नई नई खोज हुई थी। यूरोप के लोगों ने आलू को चखा था, उन्हें यह आलू काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। तो आलू की बढ़ती हुई मांग को देखकर सभी जगह यूरोप में आलू को पसंद किया जा रहा था। लेकिन 1840 में आयरलैंड में एक आलू अकाल पड़ा और यहाँ पे बच्चे, बूढ़े और औरतें आलू के लिए तरस कर रह गए और यहाँ भूखमरी की स्थिति आ चुकी थी। तो यहाँ पे एक चित्र भी दिखाया गया है जिसमें आलू के बारे में बताया गया है। यह चित्र जो है इलस्ट्रेटेड लंदन के न्यूज़ में 1849 ईस्वी में छापा गया था। इसमें एक चित्र में देखा जा सकता है कि एक औरत है, इसमें एक बच्चे हैं और वो किस तरीके से आलू की खोज कर रहे हैं कि उन्हें कुछ तो आलू मिल जाए जिससे उन्हें कुछ तो उनकी भूख शांत हो जाए। चलिए अब हम आगे जानने का प्रयास करेंगे कि विजय, बीमारी और व्यापार क्या था। 16वीं शताब्दी में जब हम यूरोपीय जहाज़ों से एशिया तक समुद्री रास्ता ढूंढ लिया था और वे पश्चिमी सागर को पार करते हुए अमेरिका जा पहुंचे थे, तो पूर्वी आधुनिक विश्व का बहुत छोटा सा दिखाई देने लगा। इससे पहले कई सदियों तक हिंद महासागर में पानी में फलता फूलता व्यापार, तरह तरह के सामान, लोग, ज्ञान और परंपरा एक जगह से दूसरी जगह आती जा रही थी। भारतीय उपमहाद्वीप इन प्रवाहों के रास्ते में एक अहम बिंदु था, जो कि पूरे नेटवर्क में इस इलाके का भारी महत्व था। यूरोपों के दाखिले से यह आवाजाही और बढ़ने लगी और इन प्रवाहों की दिशा यूरोप की तरफ मुड़ने लगी। अब चलिए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें था क्या, कि विजय, बीमारी और व्यापार क्या थे। तो इसमें यह कहा गया है कि जिस समय व्यापार व्यवसाय बढ़ता जा रहा था, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तरह तरह के व्यापार कर रहे थे। इसमें कपड़ा, भोजन और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो कि लोग एक जगह से दूसरे जगह जाकर ला रहे थे। जिसमें कि सबसे पहले यहाँ पे कहा गया कि अपनी खोज से पहले लाखों साल पहले अमेरिका में दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। जिस समय अमेरिका का नाम भी हम लोग नहीं सुनते थे, जिस समय कोलंबस ने इसकी खोज नहीं की थी, तब अमेरिका को नहीं जाना गया था। लेकिन जब अमेरिका को खोज लिया गया कोलंबस के द्वारा, तो अमेरिका विकसित कैसे होने लगा। यहाँ पे जितने भी श्रमिक थे वे अपनी मेहनत के बल पर अमेरिका को विकसित करने का प्रयास कर रहे थे। इसमें एल डोराडो की कहानी, जो कि हम लोग जानते भी होंगे, लेकिन इसमें यह बताया गया है कि आज के पेरू और मेक्सिको में मौजूद खानों से निकलने वाली कीमती धातु, खास तौर पर चांदी के भी यूरोप की संपदाओं को बढ़ाया गया और पश्चिमी एशिया के साथ होने वाले गति को भी प्रदान की गई। 17वीं शताब्दी तक आते आते यूरोप में दक्षिणी अमेरिका की धन संपदा के बारे में किस किस तरह के किस्से बनने लगे, किन किन विधियों की बदौलत वहाँ से एल डोराडो के सोने के शहर माने जाने लगे, उसकी खोज में बहुत सारे खोजी अभियान शुरू किए गए। अमेरिका का एक शहर है जिसको एल डोराडो के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे यूरोप में पाए जाने वाले बहुत सारे कीमती पत्थर निकला करते थे, इसलिए अमेरिका के इस शहर को एल डोराडो यानी कि सोने का शहर कहा जाने लगा। अब इसमें एक जैविक युद्ध के बारे में भी दिया गया है कि जैविक युद्ध था क्या। इस समय यूरोप में एक बीमारी, जो कि चेचक, काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, लोगों में फैलती जा रही थी। यह एक जैविक हथियार की तरह था, जो कि इसका इलाज उस समय संभव नहीं हुआ था। ऐसा कहा भी गया था कि अगर कोई सैन्य हमला हम पर होता है तो हम उनके हथियारों को छीनकर उनसे जीत सकते हैं, लेकिन जैविक हथियार जो कि चेचक के रूप में जाना गया था, उसका उस समय किसी भी तरीके का टीका नहीं बन सका था। और इनमें जो सैन्य बल थे उसमें सबसे ज़्यादा जो तेज़ी में थे, सबसे आगे थे, वो स्पेनिश विजेताओं के नामों को जाना था, क्योंकि स्पेन के लोग उस समय सैन्य हथियार काफ़ी ज़्यादा बनाया करते थे, इसलिए उनको स्पेनिश विजेताओं के नाम से जाना गया था। उसके फलस्वरूप जब चेचक धीरे धीरे पूरे यूरोप में इसका संक्रमण फैलने लगा, तो यह पूरे यूरोप के लिए महाद्वीप में आफत बन गई। यहाँ यूरोपीय लोग नहीं पहुँच सके, वहाँ भी लोग इसकी चपेट में आने लगे। धीरे धीरे यह बीमारी जो है समस्त यूरोप में फैल गई और उसके आगे फिर इसके अलावा केवल यही परेशानी नहीं थी, इसके अलावा बहुत सारी परेशानी थी कि वहाँ पे गरीबी और भूखमरी व्याप्त हो गई थी और धर्म के नाम पे लोगों को तरीके से करादंड दिया जा रहा था, जिस कारण यूरोप के लोग एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे थे, क्योंकि वे किसी भी तरीके से इससे बचना चाहते थे। क्योंकि गरीबी और भूखमरी के अलावा धार्मिक असंतुष्टता भी थी, जो कि पूरे यूरोप के लोगों को झकझोर के रख दिया था। इनसे मुक्ति पाने के लिए बहुत सारे ऐसे देश थे यूरोप में जिन्होंने बाज़ारों में कपास और चीनी का उत्पादन
किया जाने लगा ताकि लोग उससे जुड़कर व्यापार व्यवसाय कर सके। इसमें कुछ नए शब्द है। असंतुष्ट, जो स्थापित विश्वासों और तरीकों को नहीं मानता है। असंतुष्ट का अर्थ यह होता है कि हमारे साम्राज्य में अगर कुछ भी ऐसा चल रहा है जिसके प्रति हमें वो पसंद नहीं है, जैसे कि अगर धार्मिक आडंबर है, हमें वो ज़बरदस्ती मनवाया जा रहा है, तो हम उससे असंतुष्ट हैं। अब आप लोग असंतुष्ट का मतलब तो समझ ही गए होंगे। इसमें अगला एक और टॉपिक है, चर्चा करें। ये सब हमें जितने भी ये टॉपिक दिए गए हैं ये अक्सर परीक्षा में आते रहते हैं। अगर हम उन शब्दों को समझेंगे नहीं तो किसी चीज़ को अच्छे से नहीं जान पाएंगे। जब हम कहते हैं कि 16वीं शताब्दी में दुनिया सिकुड़ने लगी, तो इसका क्या मतलब है? जैसे कि अगर हम बोल दिए कि दुनिया मतलब विकसित होती है, तो इसका मतलब है कि हमारे व्यापार व्यवसाय सब कुछ अच्छे तरीके से चल रहा है। दूसरे अर्थों में दुनिया अगर सिकुड़ने लगती है तो इसका मतलब है संकुचित होना, मतलब छोटा होना। जैसे कि अब अगर हम अभी यूरोप के बारे में जान रहे थे कि वहाँ पे व्यापार व्यवसाय काफ़ी ज़्यादा अच्छा से बढ़ रहा था, जिसमें अमेरिका विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा था, वहीं दूसरी ओर हम क्या जान रहे हैं कि एक चेचक नामक बीमारी जो कि समस्त यूरोप में फैल गई थी, जिसके कारण क्या था, और धार्मिक आडंबर वगैरह, गरीबी, भूखमरी, इन सब के कारण दुनिया वो क्या कर रही थी, सिकुड़ती जा रही थी, मतलब छोटी होती जा रही थी, संकुचित होते जा रही थी। अब हम समझ सकते हैं कि आपको सिकुड़ने शब्द का मतलब यहाँ पे दुनिया सिकुड़ने लगी, इसका मतलब आप समझ चुके होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 18वीं सदी का काफ़ी समय बीत जाने के बाद 18वीं सदी का काफ़ी समय बीत जाने के बाद हुआ क्या कि जब काफ़ी समय यहाँ से बीत गया, 18वीं शताब्दी का काफ़ी समय बीत जाने के बाद चीन और भारत को दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाता था, तो एशियाई व्यापार में भी उन्हीं का दबदबा था। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि 15वीं शताब्दी से चीन के दूसरे देशों के साथ अपने संबंध कम करने शुरू कर दिए और वहाँ दुनिया के देशों में अलग अलग पड़ने लगे। चीन की घटती भूमिका और अमेरिका के बढ़ते महत्व के चलते विश्व व्यापार का केंद्र पश्चिम की ओर खिसकने लगा। अब यूरोप ही विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। उस समय 18वीं सदी में काफ़ी ज़्यादा होड़ चल रही थी। हम इसे समझने का प्रयास करेंगे इस लाइन को कि 18वीं सदी में पूरे यूरोप में, पूरे एशिया में एक तरीके से होड़ चल रही थी कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा विकसित होगा। उस समय एशियाई व्यापार में काफ़ी ज़्यादा दबदबा था। जैसे कि एशिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हम बाहर भेज, जैसे कि मसाला वगैरह हो गया, या बाहर से भी कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ मंगाई जाती थी, यूरोप से और एशिया से। इन दोनों का व्यापार व्यवसाय काफ़ी अच्छा चल रहा था और उसमें रहने वाले देश अपने आप को विकसित करने में लगे हुए थे। लेकिन हम क्या देखते हैं कि जिस तरफ कभी अमेरिका विकसित हो रहा था तो कभी चाइना विकसित हो रहा था। इन दोनों द्वंद्वों में ऐसा होने लगा कि धीरे धीरे चीन की भूमिका घटने लगी और अमेरिका आगे बढ़ने लगा, जिससे कि हम क्या देखते हैं कि विश्व शक्ति के रूप में यूरोप ही विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। जिसमें कि यहाँ पे एक चित्र भी दिया गया है और चित्र के माध्यम से हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि यूरोप में व्यापार व्यवसाय तो हो रहा था, लेकिन उसके अलावा क्या था, तो यहाँ पे गुलामों की खरीद बिक्री की जा रही थी। सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि गुलाम क्या होते हैं। पहले गुलाम को हम समझने का प्रयास करेंगे। गुलाम आप उसको नौकर भी बोल सकते हैं। गुलाम जो हमारी सब ज़रूरतों को पूरा करे, हम बोले पानी लाओ, खाना लाओ, या हमारे छोटी से छोटी ज़रूरतों को कौन पूरा कर सके, गुलाम, जिसको हम एक आज्ञा पर बुला सके। अब ये गुलाम उस समय यूरोप में काफ़ी ज़्यादा व्यापार व्यवसाय किए जाते थे, सामानों की तरह बेचे जाते थे। यहाँ पे एक चित्र भी दिया गया है जिसमें गुलाम की खरीद बिक्री के बारे में बताया जा रहा है। यह जो चित्र है ये लंदन न्यूज़ में 1851 ईस्वी में छपी हुई है, जिसमें कि यहाँ पे गुलाम में स्त्री हैं, पुरुष हैं और बच्चे भी हैं, जिनको अच्छे से तैयार करके बेचा जा रहा है। अब हम यह समझते हैं कि जैसे कोई वस्तु अगर हम बाज़ार में खरीदने जाते हैं तो जो हमें सबसे लुभावनी लगती है, सुंदर लगती है, सबसे पहले हमारी नज़र उस पर पड़ती है। तो गुलामों को बेचने के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जा रही थी कि वहाँ पे लोगों को इस तरीके से तैयार करके रखा जा रहा था कि अगर जो भी मालिक आते हैं इसे खरीदने, वो तुरंत में इसे खरीद लें और ख़रीद कर इन्हें ले जाएं। तो व्यापार व्यवसाय में गुलामों का भी व्यापार व्यवसाय काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा था, जिससे हम कह भी सकते हैं कि यूरोप शायद इस शक्ति के भी कारण वो आगे बढ़ा और पूरे विश्व में मानचित्र में व्यापार व्यवसाय में यूरोप की छवि हमें दिखाई पड़ती है। चलिए तो अब हम पार्ट 2 को इंड करते हैं और देखते हैं कि पार्ट 3 के टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है। हम पार्ट 3 के टॉपिक में जब आगे बढ़ेंगे तो 19वीं सदी के बारे में जानेंगे, जैसे कि 1815 से 1914 तक का इतिहास। इस टॉपिक में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में जानने को मिलेगा जो कि 1914 के ईस्वी में हुई थी। इस बीच में क्या क्या हो गया 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक हम आगे जानेंगे।
चलिए, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।